आज के अपने कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के नाते माननीय महेश चंद्र जी जुड़ चुके हैं। मैं माननीय राजकुमार जी भाटिया से निवेदन करूँगा कि एक बार संक्षिप्त में उनका परिचय दें और तुरंत ही कार्यक्रम उसके बाद में शुरू करने का निवेदन करें। सभी को प्रणाम। वैसे तो हम सब शायद महेश जी को जानते हैं। महेश जी राजस्थान के हैं। उन्होंने एमए की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो प्रचारक बने। कुछ वर्ष संघ के कार्य में रहने के बाद वो विद्यार्थी परिषद के कार्य में आए, प्रचारक के रूप में ही। और प्रचारक जीवन पूरा करने के बाद उन्होंने अपना शोध कार्य किया। दीनदयाल जी के बारे में उन्होंने शोध कार्य किया। उनको बीएचयू से पीएचडी प्राप्त हुई। राजस्थान विश्वविद्यालय से बीएचयू के प्रोफेसर उनके गाइड थे। और उसके बाद वो अनेक वर्षों से दीनदयाल शोध संस्थान में रहे, राज्यसभा के मेंबर बने, राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष बने। अभी वो भाजपा से भी जुड़े हैं। बीच में उनका एक लंबा समय स्वदेशी जागरण मंच में भी रहा। फिर उन्होंने एक एकात्म मानव दर्शन प्रतिष्ठान संस्था प्रारंभ की, जिसके वो फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं, दिल्ली में रहते हैं। और जिस प्रतिष्ठान का मुख्य हेतु एकात्म मानव दर्शन को जन जन तक पहुंचाना, इस प्रकार का एक प्रयास चल रहा है। कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने दीनदयाल वाङ्मय का संकलन किया। 13 खंडों में दीनदयाल जी का संपूर्ण वाङ्मय हिंदी में प्रस्तुत हुआ। पहले हिंदी में आया, बाद में उसका ट्रांसलेशन भी हो चुका है, अंग्रेजी में भी आ चुका है। और मैं मानता हूँ कि वैसे महेश जी को सब जानते हैं, लेकिन इतना एक परिचय उनके लिए कराना उचित था, वो मैंने कराया है। अब मैं महेश जी को अनुरोध करूंगा कि वो अपना वक्तव्य शुरू करें। राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज सबको आ रही है? आ रही है महेश जी, आ रही है। दत्तोपंत स्वाध्याय मंडल का यह उपक्रम एक विशेष तैयारी के साथ चल रहा है। यह हम सब लोगों के लिए आनंद का विषय है। जिसको सामान्यतः राष्ट्रवादी विचार परिवार कहा जाता है, उस विचार परिवार के जो व्याख्याता, प्रवक्ता, ऐसे विद्वत जन हुए हैं, उनमें परम पूजनीय श्री गुरुजी पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी, ये 3 नाम विशेष हैं। ये 3 ही नाम नहीं है, और बहुत नाम है, पर ये 3 नाम विशेष हैं। और ये जो विषय है राष्ट्र, यह राष्ट्र विषय चर्चा के लिए प्रासंगिक क्यों है, इसकी बात ही क्यों होनी चाहिए? तो चर्चा के लिए प्रासंगिक होने के लिए कई कारण हैं। उसमें एक बड़ा कारण यह है कि जब अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने इस देश को देखा, तो उन्हें वास्तव में समझ नहीं आया कि यह इतना बड़ा देश, इतनी प्रकार की भाषाएं, बोलियां यहाँ पर, इतनी प्रकार की पूजा, पंथ, उपासनाएं यहाँ पर, इतने प्रकार के रहन सहन, खान पान के तरीके यहाँ पर,
इतनी विविधताओं से जुड़ा, इतनी विविधता वाला कोई एक समाज कैसे हो सकता है? एक समाज नहीं हो सकता तो वह एक राष्ट्र भी नहीं हो सकता। और इसलिए उन्होंने कहा कि भारत यह कोई राष्ट्र नहीं है, भारत यह तो उपमहाद्वीप है। यह एक भौगोलिक उपमहाद्वीप है, इसमें अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, और वो अनेक प्रकार के लोग हैं, उनको बाद में कुछ लोगों ने व्याख्यात किया कि अनेक प्रकार के लोग नहीं है, अनेक प्रकार के राष्ट्र है। और इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप में से एक व्याख्या निकली कि भारत, इंडिया इज ए मल्टीनेशनल कल्चर। भारत यह एक मल्टीनेशनल कंट्री है, बहुराष्ट्रवादी देश है, और इसमें कुछ तो भौगोलिक और ऐतिहासिक जानकारियों के अभाव की चीज थी, पर उसमें से अंग्रेज ने एक रणनीतिक चीज निकाली, और वो यह निकाली कि यहां जितने भी लोग रहते हैं वे सभी बाहरी हैं। तो सबसे पहले आर्य बाहर से आए, आर्य आए तो फिर ग्रीक आए, शक आए, हूण आए, यूनानी आए, फिर अरब आए, तुर्क आए, मंगोल आए, पठान आए, और हम अंग्रेज भी आए। तो आर्यों से लेकर अंग्रेजों तक यहां पर लोगों का आवागमन रहा है, और इसलिए ये किसी इस देश की अपनी कोई पहचान नहीं है। और धीरे धीरे किसी कारण से कुछ पहचान बन गई, तो अब उस पहचान के कम से कम 3 स्वरूप तो दिखाई देते ही हैं। एक स्वरूप यह है कि जो लोग अपने को हिंदू कहते हैं, मूर्ति पूजक हैं, सनातनी कहते हैं अपने आप को, तो वो हिंदू इस देश में है महत्वपूर्ण। फिर जो मध्यकालीन आक्रमणों के कारण से मुसलमान यहां आए और मुसलमान बने लोग, वो मुसलमान यहां हैं। और तीसरे ये जो आर्य आए थे, तो आर्यों ने यहां के लोगों को गुलाम बनाया, वे द्रविड़ हैं और दलित हैं। तो ये दलितों का, मुसलमानों का, हिंदुओं का ऐसा एक मिला जुला बड़ा देश है। यह अभी राष्ट्र नहीं बना है, यह राष्ट्र नहीं है। और उस वक्त ऐसे अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने अंग्रेजों की इस व्याख्या का प्रतिकार किया, उत्तर दिया। ऐसे महापुरुषों में यूं तो बात करेंगे तो स्वामी विवेकानंद है, महर्षि दयानंद है, पर वे बहुत भिन्न प्रकार की व्याख्या है वो। पर जो जिन शब्दों में पाश्चात्यों ने हमारी आलोचना की थी, उन्हीं शब्दों का आधार बनाकर जो उत्तर दिया गया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं महर्षि अरविंद। उनकी पुस्तक पढ़नी चाहिए हमको, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर को पढ़ेंगे तो उन्होंने एक एक उस बात का जवाब दिया है जिस बात को पाश्चात्यों ने कहने की कोशिश की। हालांकि वे सब बात लोकमान्य तिलक के गीता रहस्य में भी है, वो विपिन चंद्र पाल के साहित्य में भी है, वो रविंद्र के साहित्य में भी है, और बंग भंग के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, तो जो साहित्य निर्माण हुआ, वो सब साहित्य में है। और उसमें यह कहा गया कि भारत एक राष्ट्र है, प्राचीन राष्ट्र है, सभ्य राष्ट्र है, सनातन राष्ट्र है। तो भारत एक राष्ट्र है, प्राचीन राष्ट्र है, सभ्य राष्ट्र है और सनातन राष्ट्र है।
इस प्रकार से एक इंटेलेक्चुअल बहस भारत में शुरू हुई और वो बहस आज तक बंद नहीं हुई है। बंद क्यों नहीं हुई है? बंद इसलिए नहीं हुई है कि भारत राष्ट्र नहीं है, भारत एक भूगोल है। भूगोल है और यहां पर प्रकार प्रकार के लोग रहते हैं, उन लोगों में कोई साम्य नहीं है। और प्रकार प्रकार के लोग कौन रहते हैं, इसकी जब व्याख्या करते हैं तो फिर वो आकर के हिंदू और मुसलमान पर टिक जाते हैं और इसमें से फिर द्विराष्ट्रवाद आता है। तो प्रथम चरण में बहुराष्ट्रवाद आता है, द्वितीय चरण में द्विराष्ट्रवाद आता है और उस द्विराष्ट्रवाद के अधिष्ठान पर भारतवर्ष का बंटवारा हो जाता है। बंटवारा होने के बावजूद एक इस प्रकार की विचारधारा को स्वीकार किया जाता है जिसका नाम है सेकुलरिज्म। उस सेकुलरिज्म का पाश्चात्य अर्थ तो कुछ और है, लेकिन भारत में उसका अर्थ यह हो गया है कि जो भारत की सांस्कृतिक परंपरा है, भारत की सांस्कृतिक परंपरा और आक्रमणों के माध्यम से आई हुई विदेशियत की परंपरा, ये दोनों समान स्तर पर है। ये दोनों मिलती है तो भारत की पहचान बनती है। इसलिए मिली जुली संस्कृति, गंगा जमनी पहचान आदि आदि बातें चली। और एक जो भारतवर्ष के इंटेलेक्चुअल्स में बड़ा ताकतवर प्रवाह रहा है, न केवल रहा है, वो आज भी है, उनको वामपंथी कहते हैं। आजकल वो उतने साफ शब्दों में नहीं बोलते हैं जितने साफ शब्दों में वो 1933, 35, 40 में बोला करते थे। उस वक्त के उनके एक आइडियोलॉग थे श्री गंगाधर धर्माधिकारी। उनकी व्याख्या है, पुस्तकें भी है, और वो कहते हैं भारतवर्ष में बहुराष्ट्र है। और तब के उन्होंने गिनती की थी भाषा के आधार पर कि 17 राष्ट्र है, भारतवर्ष में 17 राष्ट्र बनने चाहिए। और इसी आधार पर भारतवर्ष में केवल एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, जिसने सिद्धांततः द्विराष्ट्रवाद का समर्थन किया था। मैं एक ही क्यों कह रहा हूं, कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार किया था, पर कांग्रेस ने द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। उसके कर्म में और विचार में द्वैत है, द्वंद्व है कि जो वो मानते नहीं वो उन्होंने स्वीकार किया, जो स्वीकार किया वो मानते नहीं। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऐसी पार्टी थी कि जो बहुराष्ट्रवाद मानती थी। और जिस तरह से यूरोप में जो राष्ट्र राज्य बने हैं, उन राष्ट्र राज्य बनने के जो अनेक आधार है, उसमें एक बड़ा आधार है भाषा। तो वो चाहते थे कि भारत में भी भाषा के आधार पर राष्ट्र बनने चाहिए। और ये जो हमने भाषा के आधार पर राज्य बनाए हैं, भाषा के आधार पर बनाए गए राज्यों की संकल्पना ये बहुराष्ट्रवाद की ही छाया है। तो वामपंथी उस वक्त उसको सहजता से कहते थे। और इसलिए आज हम देखते हैं कि भारतवर्ष में कहीं से भी पृथकता की आवाज आती है, वह पृथकता की आवाज मजहब के आधार पर हो, वह पृथकता की आवाज क्षेत्र के आधार पर हो, वह पृथकता की आवाज भाषा के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, पृथकता की हर आवाज के साथ वामपंथी विद्वान, वामपंथी आइडियोलॉग, वामपंथी इंटेलेक्चुअल हमें खड़े हुए दिखाई देते हैं। और यह इन खड़े होने के पीछे वह जो गंगाधर अधिकारी का थीसिस है कि इंडिया इज ए
मल्टीनेशनल कंट्री। तो यह बहुराष्ट्रवाद का द्वंद्व यह भारत में आज भी जिंदा है। अंग्रेज ने जो मुस्लिम की पहचान खड़ी की राष्ट्र के पैरेलल, वह द्विराष्ट्रवाद का द्वंद्व भी भारत में आज भी जिंदा है। और पाश्चात्य विद्वानों ने जो भारत को उपमहाद्वीप कहा, वह उपमहाद्वीप का बोध भी आज भी जिंदा है। तो भारत एक राष्ट्र नहीं, भारत उपमहाद्वीप है। भारत में एकात्म राष्ट्र नहीं, भारत में द्विराष्ट्र है। और भारत में एकात्म राष्ट्र नहीं, द्विराष्ट्रवाद नहीं, वरन भारत में बहुराष्ट्र है। तो कभी कभी बहुत अधिक स्पष्ट शब्दों में इन बातों को कहा जाता है, कभी कभी शब्दों को छुपाकर कहा जाता है, भिन्न शब्दों का प्रयोग कहा जाता है, पर ये मुद्दे, ये बातें आज तक जिंदा है। और इसलिए जो राष्ट्रभक्त है, जो इस देश की संस्कृति को प्यार करते हैं, जो भारत की भूमि को माता मानते हैं, उनके लिए ये सब बातें चुनौती है। भारत का उपमहाद्वीप होना एक चुनौती है, भारत का द्विराष्ट्र होना एक चुनौती है, और भारत का बहुराष्ट्र होना एक चुनौती है। और इस चुनौती का उत्तर है कि भारत के एकात्म राष्ट्रत्व का साक्षात्कार किया जाए। ये एकात्म राष्ट्रत्व क्या है? ये एकात्म राष्ट्रत्व क्या है? जब बात होती है तब शुरू होती है बात कि भाई ये इतना हल्ला गुल्ला है, पर आखिर ये राष्ट्र कहते किसको है? राष्ट्र किस चिड़िया का नाम है? क्या है राष्ट्र? और जब ये बात करते हैं तो आज इस विषय को हम लोग सामान्यतया पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, और उसमें जिसको हम आज राष्ट्र कहते हैं वह तो अनुवाद है, वह अनुवाद है। मूल शब्द क्या है? तो मूल शब्द है नेशन। तो राष्ट्र किसे कहते हैं, इस सवाल का जवाब जब कोई भी देता है तो वह जवाब राष्ट्र किसे कहते हैं का नहीं देता, वह जवाब देता है नेशन किसे कहते हैं, नेशन किसे कहते हैं का जवाब देता है। तो फिर पश्चिम में एक पूरी बहस है, एक पूरा इतिहास चक्र है, और इसमें से पश्चिम में राष्ट्र की अवधारणा का लगभग 18वीं 19वीं शताब्दी में पश्चिम में राष्ट्रवाद की धारणा स्थापित होती है। उसकी एक कहानी है, उसकी कहानी मैं अभी यहां नहीं कहूंगा। ये जो ठेंगड़ी जी का लिखा हुआ पुण्याह वाचन है, जो उसको भेजा था रणजीत जी ने, हमने पढ़ा होगा शायद, उसमें उसका विस्तार से वर्णन है। तो वह जो धारणा है, वह धारणा एक जगह आकर रुक गई। कहां आकर रुकी? तो पश्चिम में जो राजनैतिक अराजकता थी, उस राजनैतिक अराजकता को स्थिर किया राष्ट्र राज्यों की स्थापना ने। राष्ट्र राज्य की स्थापना हुई, और उस राष्ट्र राज्य की स्थापना को लेजिटिमाइज किया दुनिया भर में। उसके लिए एक संस्था का निर्माण हो गया, उस संस्था का नाम है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो राष्ट्र राज्यों की स्थापना और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, इसके साथ उनकी यह परिभाषा आकर ठहर गई। जब हम पश्चिम में राष्ट्र के विचार को पढ़ते हैं तो प्रारंभ में पश्चिम का राष्ट्रीय विचार जैसा आज राष्ट्र बन गया है वैसा नहीं है। वह राष्ट्र का विचार
इस प्रकार का है जिसको हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं। मैजिनी हुए इटली के, उन्होंने कहा है हर राष्ट्र का अपना जीवनोद्देश्य होता है। रीना ने कहा है यह एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है। यहां तक कि कार्ल मार्क्स ने कहा है कि यह अभौतिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। तो राष्ट्र के बारे में एक बहस पश्चिम में हुई। जो बहस हुई वैसा राष्ट्र नहीं बना। तो जब रोमन एम्पायर बिखर गया और पश्चिम के जो समाज में एक प्रकार की अराजकता आ गई, थियोक्रेसी भी समाप्त हो गई, और उसमें ये जो वहां का राज्य है उस राज्य को किस प्रकार गठित किया जाए, तो इस राज्य को गठित करने के लिए उन्होंने मुख्यतः भाषा को अपना आधार बनाया। और यूरोप में जो राज्य है उसको कहा गया कि यह सामंती राज्य नहीं है, यह थियोक्रेटिक स्टेट भी नहीं है। तो यह क्या है? तो यह है इट्स ए सेक्युलर नेशन स्टेट। जो राज्य वहां बने उनको उन्होंने कहा यह है सेक्युलर नेशन स्टेट, ये नेशन स्टेट है। तो पश्चिम की राष्ट्र की परिभाषा नेशन स्टेट पर आकर रुक गई। ये नेशन स्टेट परस्पर स्पर्धी थे। ये नेशन स्टेट इस बात की कोशिश करते थे कि हमारी प्रभुता दूसरों पर स्थापित होनी चाहिए, और इस कारण से उस नेशन स्टेट ने दुनिया में जो पहला काम किया वो पहला काम था उन्होंने दुनिया में साम्राज्य स्थापित किए। तो जो इंपीरियलिज्म है, यूरोपीय साम्राज्यवाद है, जिसमें ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है, स्पेन भी है, पुर्तगीज भी है, इन सब लोगों ने एशिया और अफ्रीका में अपने साम्राज्य बनाए। अफ्रीका और एशिया में उन्होंने अपने साम्राज्य बनाए। साम्राज्य बनाने का मतलब है उन्होंने दुनिया के लोगों को गुलाम बनाया। तो इसके दो परिणाम हुए। एक परिणाम तो यह हुआ कि दुनिया के लोगों को गुलाम बनाने की स्पर्धा में ये यूरोपीय नेशन स्टेट आपस में लड़े, और उनकी आपस की लड़ाई का जो इतिहास है वो हम सब जानते हैं। दो महायुद्धों में हमने देखा, द्वितीय महायुद्ध और प्रथम महायुद्ध। द्वितीय महायुद्ध और प्रथम महायुद्ध को विश्व युद्ध कहते हैं, पर यह विश्व युद्ध है नहीं, यह यूरोपीय युद्ध है। यूरोप के नेशन स्टेट्स ने लड़ा है, पर विश्व युद्ध इसलिए है कि इन नेशन स्टेट्स के उपनिवेश दुनिया के सब हिस्सों में थे, और इसलिए इसको विश्व युद्ध नाम दिया गया। यह तो एक हुआ। और दूसरा हुआ कि जहां जहां पर इन्होंने साम्राज्य स्थापित किए थे वहां के लोगों में इन साम्राज्य स्थापित करने वालों यानी उनको गुलाम बनाने वालों के खिलाफ विद्रोह की भावना जगी। तो यह जो साम्राज्यवाद के खिलाफ विद्रोह की भावना जगी, उसको दुनिया में राष्ट्रवाद का जागरण कहा गया। एशिया में, अफ्रीका में जो आजादी के संघर्ष हुए, उन आजादी के संघर्षों को कहा गया कि यह राष्ट्रवाद का उन्मेष है। तो जो राष्ट्रवाद पश्चिम में एक प्रकार से आया, एशिया और अफ्रीका में दूसरे प्रकार से आया, और वह
साम्राज्यवाद के खिलाफ आया। कहा जाता है इंपीरियलिज्म हैज ओनली वन एंटीडोट, दैट इज नेशनलिज्म। साम्राज्यवाद की केवल एक ही दवाई है और वह है राष्ट्रवाद, ऐसा कहा गया। यह सारी बात जो इतिहास में लिखी है, कागजों पर है, और विशेषकर इसके पीछे का जो मुहावरा है वो पश्चिमी मुहावरा है। भारत राष्ट्र है कि नहीं, भारत राष्ट्र है कि नहीं, तो क्या भारत इसलिए राष्ट्र है क्योंकि उसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी? तो भारत के मनुष्यों ने कहा नहीं, हम इसलिए राष्ट्र नहीं है। और हमारा राष्ट्र यह नेशन का अनुवाद नहीं है। भारतीय राष्ट्र यह यूरोपियन नेशन का अनुवाद नहीं है, यह मौलिक है। इसको समझने के लिए पश्चिम के नेशन को जानने की जरूरत भी नहीं है, यह मौलिक है। मौलिक कैसे है? मौलिक ऐसे है कि जो पश्चिम का नेशन है वह लैटिन के नेशियो से बना है। जब नेशन और नेशियो दोनों ही नहीं थे, उसके पहले भारत के वैदिक वाङ्मय में राष्ट्र की अवधारणा है। तो यह राष्ट्र अवधारणा वैदिक है, प्राचीन है। और जो ये आदरणीय ठेंगड़ी जी का पुण्याह वाचन है, पुण्याह वाचन को भी समझना चाहिए। पुण्याह वाचन एक तकनीक शब्द है और वाचन यानी पढ़ना। पुण्याह का मतलब क्या है? जो शास्त्रीय तरीके से वेदों का उच्च स्वर में वाचन होता है। शास्त्रीय स्वर में जो वेदों का उच्च स्वर में वाचन होता है वह पुण्याह वाचन होता है। तो ठेंगड़ी जी कह रहे हैं कि इस लेख में मैं राष्ट्र के संदर्भ में श्री गुरु जी के विचार जो ग्रंथित हुए हैं उनका पुण्याह वाचन कर रहा हूं। जैसे वेदों का उच्च स्वर में वाचन होता है, वैसे ही श्री गुरु जी के द्वारा कहे गए राष्ट्र मंत्र का मैं पुण्याह वाचन कर रहा हूं। और उसमें सबसे पहले उन्होंने अथर्ववेद का श्लोक कहा है। वह अथर्ववेद का श्लोक राष्ट्र के जन्म की कहानी। कौन से राष्ट्र की? भारतीय राष्ट्र की, नेशन की नहीं। क्योंकि मुझे भी ठीक ठीक पता नहीं है कि नेशन का उचित हिंदी अनुवाद क्या होना चाहिए। पर ठेंगड़ी जी ने जो श्लोक उद्धृत किया है उसमें राष्ट्र की जन्म की कहानी है, वह वैदिक है। वेद कहता है, अथर्ववेद है। अथर्ववेद का कांड 19वां है, उसका सूक्त 41वां है और उसमें मंत्र पहला है और वह है ओम भद्रमिंछन्ति ऋषयः। यह जो भद्र लोग हैं, ऋषि लोग हैं, वो ऋषि एक शुभ इच्छा से काम कर रहे हैं। कैसे हैं ऋषि लोग? वो स्वर्गीय आनंद को पाने वाले लोग हैं। क्या कर रहे हैं? वो तप कर रहे हैं, दीक्षा कर रहे हैं। तप और दीक्षा के उपनिषद जाते हैं, उसके तप और दीक्षा की शरण में जाते हैं। शुभ इच्छा से ऋषिगण जब तप और दीक्षा की शरण में जाते हैं तब क्या होता है? तब राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम, तब राष्ट्र, बल और ओज की उत्पत्ति होती है। तीन चीजों की उत्पत्ति है। एक है राष्ट्र, यह अस्मिता है, अस्मिता की उत्पत्ति है। दूसरा है बलम, राष्ट्र की शक्ति। तीसरा है ओज, राष्ट्र का ओज।
जातम, यह उत्पन्न होते हैं, इसलिए तदस्मै देवा, इसलिए हे देव पुरुषो, इसलिए इसका सम्मान करो, इसको नमस्कार करो। तो अथर्ववेद राष्ट्र की उत्पत्ति का कारण ऋषियों के तप और दीक्षा को मानता है। तप और दीक्षा एक दिन में नहीं होती है, उसके लिए उपनिषद होता है, उसकी शरण में जाया जाता है, गुरु शिष्य की परंपरा होती है, उसमें से राष्ट्र की उत्पत्ति होती है, राष्ट्र के बल की उत्पत्ति होती है, राष्ट्र के तेज की उत्पत्ति होती है। यह अथर्ववेद का मंत्र है। इस मंत्र की बहुत व्यापक व्याख्या हो सकती है, लेकिन यहां इस मंत्र का क्या उद्देश्य है? इस मंत्र का उद्देश्य यह है कि भारत का राष्ट्र पश्चिमी परिभाषा के अधिष्ठान को स्वीकार नहीं करता है। भारत का राष्ट्र पाश्चात्य राष्ट्र की बहस से बहुत पुराना है। वह पुराना कहाँ का है? तो इसकी जो राष्ट्र शब्द है यह वैदिक शब्द है, यह राष्ट्र अवधारणा है, यह वैदिक अवधारणा है। और इसलिए जिस तरह से अथर्ववेद में तो विस्तार से बात कह दी गई, थोड़ा सा इसके पहले ऋग्वेद में संक्षेप में कहा है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः। ये भूमि हमारी माता है। राष्ट्र कोई भी समाज राष्ट्र की संज्ञा प्राप्त करता है तो सबसे पहली आवश्यकता है जिस भूमि से वह जन्मा है उस भूमि के प्रति उसके मन में आदर हो। आदर कैसा हो, कैसे व्यक्त किया जाए? तो इस आदर को व्यक्त करने के लिए जो संकेत दिया गया कि वो है मां, भारत माता है। तो माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः, भूमि माता है, हम इसके पुत्र हैं। और यह बात, ये भूमि कौन सी भूमि? तो विष्णु पुराण ने कहा, थोड़ी व्याख्या करके कहा, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। ये विष्णु पुराण में सीमाओं का उल्लेख किया। तो ये जो माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या है, इस माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या का ही आधुनिक संस्करण है भारत माता की जय। इसी का आधुनिक संस्करण है वंदे मातरम। और इसलिए ये जो भारत राष्ट्र है, भारत राष्ट्र किसी की प्रतिक्रिया में उत्पन्न नहीं हुआ है। भारत राष्ट्र किसी के साथ स्पर्धा के लिए उत्पन्न नहीं हुआ है। तो भारत का राष्ट्र भद्रम इच्छन्ति, शुभ इच्छाओं में से उत्पन्न हुआ है, भद्र इच्छाओं में से उत्पन्न हुआ है। भारत का राष्ट्र किसी की स्पर्धा और प्रतिक्रिया में उत्पन्न नहीं हुआ है। और इसलिए माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या का कल्मिनेशन होता है अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह हमारी राष्ट्रीयता का अधिष्ठान है। राष्ट्रीयता का यह अधिष्ठान इतिहास के कालक्रम में हम तक पहुंचते पहुंचते एक विशेष नाम लेकर उपस्थित होता है, और वह नाम है हिंदू राष्ट्र। यह हिंदू राष्ट्र नाम क्यों है? 1962 में चीन के आक्रमण के समय एक राष्ट्रीय एकता परिषद का निर्माण हुआ था। आक्रमण के समय संघ ने जो काम किया था उसमें श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जी, जो संघ के अनुकूल नहीं थे, वे भी अनुकूल हो गए थे। 63 में उन्होंने संघ के स्वयंसेवकों को परेड में बुलाया। तो उस राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में परम पूज्य श्री गुरु जी को आमंत्रित किया गया। गुरु जी स्वयं उसमें नहीं गए, पर गुरु जी ने 2 प्रतिनिधि भेजे अपने। एक
लाला हंसराज गुप्त जो पंजाब के संघ चालक थे और दूसरे अपने उत्तर प्रदेश के संघ चालक थे वीरेंद्र सिंह जी, उन दोनों को भेजा और उसमें तो बातें लिख कर दी उनको कि वहां क्या क्या हमें कहना है। तो उसमें उन्होंने जो लिख कर के दी वो बात ये थी, उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से इस देश में जो समाज रहता आया है उस समाज ने एक संस्कृति का विकास किया है। उस समाज के इतिहास में अनेक महापुरुष, अनेक पद्धतियां उत्पन्न हुई है। उन सब को जानने और मानने वाला समाज यहाँ का राष्ट्रीय समाज है, उसको हिंदू समाज कहते हैं। और उसमें परिभाषा है कि कम्युनल कौन है, सांप्रदायिक कौन है। तो गुरुजी कहते हैं सांप्रदायिक वो है जो अपने पृथक संप्रदाय के अधिष्ठान पर विशेषाधिकार और पृथक अधिकारों की मांग करता है, वह सांप्रदायिक है। तो भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। आजकल इसमें एक और भ्रांति उत्पन्न हुई है और वो ये हुई है कि भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाना है और मांग करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ। राष्ट्र बनाने की चीज ही नहीं है वो, तो अथर्ववेद में ऋषि कह रहा है राष्ट्र पैदा हो गया, उत्पन्न हो गया। ऋषि जनों के तप और दीक्षा के परिणाम स्वरूप राष्ट्र उत्पन्न हो चुका और उस राष्ट्र की एक परंपरा वेद से लेकर के हम तक आ गई। तो राष्ट्र बनाना नहीं है, राष्ट्र है। ये राष्ट्र क्या है? ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। इसको समझना है, इसको समझना है। और ये हिंदू शब्द ये संप्रदायवाचक नहीं है, ये राष्ट्रवाचक है। इसलिए मुसलमान और ईसाई के समानांतर कोई हिंदू नहीं होता है और हिंदू के समानांतर मुसलमान ईसाई नहीं होता है। तो सेमेटिक समाज से आए हुए मजहब ये भारत में आए और भारत के हिंदू, भारत के बहुत से हिंदुओं ने ही अनेक कारणों से इन मजहबों को स्वीकार किया। वे हिंदू ही हैं, वे हिंदू हैं, पर उनको अपने हिंदुत्व का स्मरण नहीं है। और जो शेष हिंदू समाज है उसको अपने खोए हुए भाइयों का दर्द नहीं है। तो हिंदू समाज को जागृत होकर स्वयं को पहचानना है और इस धरती की सब संतानें चाहे जिस मजहब को मानने वाली हो हिंदू है। अपने को कौन हिंदू मानता है और कौन नहीं मानता ये महत्वपूर्ण नहीं है, मानने का सवाल नहीं है, यह है। और इसलिए यह जो आज का भारत का नक्शा है वह भारत का नक्शा नहीं है, वो भारत सरकार का नक्शा है। नहीं तो हिंदू कुश से लेकर सिंगापुर तक, गांधार से लेकर ब्रह्मदेश तक का जो भूखंड है, हिमालय से लेकर के सिंगल द्वीप का जो भूखंड है, यह भारत है, यह हिंदू है। अब इसमें बहुत बड़ा अंश ऐसा है जो अपने हिंदूपन की स्मृति को खो चुका है। उसके हिंदूपन की स्मृति को वापस लाना, जिनको हिंदू होने का स्मरण है उनमें यह दायित्व जगाना कि अपने खोए हुए जन और अपने खोए हुए भू उसको वापस प्राप्त करना है। उसको प्राप्त कैसे करना, यह हर युग में उसकी अलग प्रकार से व्याख्या हो सकती है। ये कोई 2-5 दिन 10 दिन का काम तो है नहीं। और इसलिए दीनदयाल जी कहते हैं भू, जन और संस्कृति के संघात से राष्ट्र उत्पन्न होते हैं। यह बोधपूर्ण वाक्य है। भू, जन और संस्कृति के संघात से राष्ट्र उत्पन्न होते हैं, यानी राष्ट्र बनाए नहीं जाते।
राष्ट्र उत्पन्न होते हैं। और राष्ट्र को उत्पन्न कौन करता है? सबसे पहली बात है भूमि। और इसलिए भारतवर्ष में का जो साहित्य है, चाहे वैदिक साहित्य है, चाहे पौराणिक साहित्य है, चाहे औपनिषदिक साहित्य है, और चाहे आज का साहित्य है, भूमि का वर्णन, भारत का वर्णन, भारत माता का वर्णन, भारत की नदियों का वर्णन, भारत के वनों का वर्णन, भारत के तीर्थों का वर्णन, भारत की हरियाली का वर्णन इतनी मात्रा में आपको मिलता है। यह कोई भी समाज जब पुत्र रूप में धरती पर रहता है तो उसका यह सहज व्यवहार होता है। और इसलिए ये जो धरती माता है, भारत माता है, इस भारत माता की अवधारणा को किसने आहत किया है? इस भारत माता की अवधारणा को आहत किया है साम्राज्यवाद ने। साम्राज्यवादी धरती को माता नहीं मानता, वह उसके धरती भोग भूमि है, वो भोग करने के लिए आता है। वहां का जन उसका गुलाम है और धरती उसकी संपत्ति है। जन उसका गुलाम है, धरती उसकी संपत्ति है। यह भोग भूमि है। तो भोग भूमि यह साम्राज्यवादी अधिष्ठान की कल्पना है और मातृभूमि यह राष्ट्रवादी अधिष्ठान की कल्पना है। तो जिनके मस्तिष्क में भारतवर्ष को भोग भूमि बनाने की इच्छा है, वो हमारे राष्ट्रत्व का दुश्मन है। जो भारत को अपनी मातृभूमि समझकर इसका आदर करता है, वह हमारे राष्ट्रत्व का हिस्सा है। और आज यदि हमारे राष्ट्र जीवन में इस संदर्भ में कोई कमी आई है, तो इस कमी को पूर्ण करना यह हमारा काम है। इसके लिए लोक संग्रह और लोक संगठन और लोक संस्कार, लोक संग्रह, लोक संगठन और लोक संस्कार, इसके काम को हम संघ कार्य यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य मानते हैं। और यही एकमात्र रचनात्मक राष्ट्रीय कार्य है। यह राष्ट्रीय कार्य विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न भाषा और विभिन्न मुहावरों में प्रकट होता है, प्रकट होना चाहिए। और वास्तव में यह जो भू सांस्कृतिक राष्ट्रीयता है, राष्ट्रवाद कहने से भी कुछ कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्यों होता है कि इज्म पुनः यह एक पाश्चात्य अवधारणा है। और इसका मतलब क्या होता है कि कोई खांचे बंद विचार है, इस खांचे के बाहर नहीं है। वो जो भारत की कल्पना है विचार के बारे में भारतीय कल्पना क्या है? भारतीय वेद कहता है विचार अनंत है, वो किसी इज्म के चौकटे में बंद नहीं हो सकता, अनंत है। और उस अनंत को कहने के लिए वेद कहता है नेति नेति, न इति न इति। तो जो न इति है वो इज्म नहीं हो सकता, वह वाद नहीं हो सकता। इसलिए राष्ट्रवाद यह शब्द भी एक पाश्चात्य श्रृंखला से आया हुआ शब्द है, जो आज विश्व भर में स्वीकार हो गया है, नेशनलिज्म बोला जाता है। लेकिन वास्तव में क्या है? वास्तव में यह राष्ट्रीयता है। जैसे मानवता है वैसे यह राष्ट्रीयता है, यह सांस्कृतिक राष्ट्रीयता है। यह सांस्कृतिक राष्ट्रीयता जब विराट रूप में व्यक्त होती है तब वह राष्ट्र कहलाने लगती है। यह राष्ट्रीयता और राष्ट्र ये गुथे हुए हैं परस्पर, और भू जन और संस्कृति का जो संघात है, उस संघात में जब व्यवधान आते हैं, उन व्यवधानों के कारण से राष्ट्र संज्ञा पर विवाद शुरू होता है, राष्ट्र संज्ञा पर संभ्रम आने शुरू होते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि हम सब लोग जो सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के विचार का वहन करते हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि पाश्चात्य राष्ट्र की अवधारणा,
पाश्चात्य के पास आज भी राष्ट्र की कोई परिभाषा नहीं है। कैसे नहीं है? यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, क्या काम है उसका? तो जब से यूएनओ बना है उसमें एक भी दशक ऐसा नहीं गया है जब राष्ट्रों की संख्या घट बढ़ नहीं गई हो। कोई राष्ट्र मर जाता है, कोई नया पैदा हो जाता है। तो कौन है राष्ट्र यूएनओ में? तो यूएनओ के पास राष्ट्र की कोई परिभाषा नहीं है। किसी भी सॉवरेन स्टेट को मान्यता दे दे यूएनओ तो वह राष्ट्र कहलाने लगता है। अभी कल ही यूक्रेन को 3 भागों में बांट दिया है रूस ने। कल को यदि वह स्वीकार हो जाए और यूएनओ यस कर दे तो आज यूक्रेन एक राष्ट्र है, कल 3 राष्ट्र हो जाएंगे। परसों सोवियत संघ एक राष्ट्र था, अब 8 राष्ट्र हो गए हैं। जो पूरा पश्चिम एशिया है, ये कुवैत है, अरब है, ये किसने बनाए हैं? ये अंग्रेज के बनाए हुए हैं, उनके साम्राज्य की लाइन है ये। अफ्रीका में जो रेखाएं खींची हुई है वो किसकी रेखाएं हैं? वो अंग्रेज खींच करके गए हैं। हमारे पाकिस्तान भारत की रेखाएं किसने खींची है? वो अंग्रेज खींच के गए हैं। तो ये सब सीमाएं कृत्रिम है। यूएनओ के पास कोई इसकी परिभाषा नहीं है और इसलिए राष्ट्र संज्ञा का संस्कार करने की आवश्यकता है। उसे केवल नेशन नहीं रहने देना है। नेशन स्टेट ने आकर राष्ट्र संज्ञा को विकृत किया है। इसलिए राष्ट्र संज्ञा को संस्कारित करना है तो उसे जो भारत की राष्ट्रीयता है, भारत की राष्ट्र अवधारणा है, जो वैदिक राष्ट्र अवधारणा है, उसके आधार पर विश्व में राष्ट्रों की संरचना होनी चाहिए। और उसको हमने कहा है आज की भाषा में, और वो ये है कि पश्चिम का राष्ट्रवाद यह पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशनलिज्म है। जिस राष्ट्रवाद की हम कामना करते हैं वह जियो कल्चरल नेशनलिज्म है। तो ये जो भू सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का विचार है, ये भारत का विचार है। और ये जो पुस्तक है जिसका पुण्याह वाचन ठेंगड़ी जी ने लिखा है, वह पूज्य श्री गुरु जी के विचारों का संकलन है। विचार नवनीत में उसको हम पढ़ सकते हैं। और पुण्याह वाचन भेजा था रणजीत जी से इसलिए कि हम शायद सब पढ़ करके आएंगे। मुझे पता नहीं कितने लोग पढ़ करके आए हैं, पढ़ के आना चाहिए था, पर पढ़ेंगे तो एक बात ध्यान रखेंगे कि ये पुण्याह वाचन लिखे हुए भी 30 साल से ज्यादा हो गए। ये उस वक्त का लेखन है जिस वक्त भारतवर्ष में पाश्चात्य प्रकार के इंटेलेक्चुअल्स का बड़ा बोलबाला था, जो आज समाप्त हो चुका है। तो उस पुण्याह वाचन में बहुत सारा समय ठेंगड़ी जी ने इस बात पर ही खर्च किया है कि जो सोकाल इंटेलेक्चुअल है वो किस किस तरह से सोचते करते हैं, क्या मैकाले का है वो है, उसकी ज्यादा आज रेलेवेंस नहीं बची है। लेकिन उन्होंने दुनिया भर में जो आजकल विशेषकर जो नई स्थिति आई हुई है, उसमें जो राष्ट्रों का गठन हुआ है, अफ्रीका में जो बातें हुई है, उसमें अनेक महापुरुषों के इतिहास के नाम उन्होंने लिखे हैं। और इसलिए जब पुण्याह वाचन पढ़ें तो अपने पास में जरा गूगल खोलकर रखें और उसमें नए नए शब्दों का जो प्रयोग हुआ है उन शब्दों को भी देखें। और एक बात और है रणजीत जी, उस पुस्तिका में बहुत अधिक अशुद्धियां हैं, प्रूफ रीडिंग ठीक से हुआ ही नहीं है। इस कारण से कभी कभी गलत, जैसे वो मंत्र है, मंत्र में भी राष्ट्र के लिए कुछ और लिखा हुआ है। उसको जब कभी प्रकाशित करें हम तो अच्छे से संपादित करें, उसकी गलतियां दुरुस्त करें, जिससे कि गलत फहमियां न जाए। और लोग नहीं पढ़ते तो अच्छा ही है, पर पढ़ेंगे तो गलतियां ध्यान में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। टाइम हो गया, 1 मिनट बाकी है। हाँ, मेरा ये था कि उदाहरण जो होते हैं वो हमको समझने में बहुत आसानी करते हैं। क्या ऐसा है क्या कि इजराइल को हम लोग राष्ट्र मान सकते हैं कि भू भी है, जन भी है और उनकी एक संस्कृति है जिसके लिए मर मिटने वाला एक समाज भी है? तो जैसे हम हिंदू राष्ट्र बोलते हैं वैसे इजराइल को भी एक राष्ट्र बोल सकते हैं क्या? जितने राष्ट्र
नवी यूरोप के बाहर जो नए राष्ट्र हैं उनमें इजराइल ही सबसे अच्छी परिभाषा वाला राष्ट्र है। जी भाई साहब। इजराइल सुपरिभाषित यहूदी राष्ट्र है। जी भाई साहब, धन्यवाद। महेश जी, डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला, प्रश्न है मुझे। हाँ ज्योति बोलो। महेश जी, आपकी जो अवधारणा आपने बताई भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, उसके कंटिन्यूएशन में आपने यूएन के विषय में भी बात की। तो मेरे मन में ये जरूर प्रश्न है कि अगर ऐसी कसौटी पे ले तो जो राष्ट्र हैं, जो सो कॉल्ड नेशन स्टेट्स हैं, उसमें कनाडा या अमेरिका, इनको आप कैसे बांधेंगे? हाउ वुड यू डिफाइन these countries or these nations or these whatever entities? ऐसा है कि अभी जिस परिभाषा की मैं बात कर रहा हूं उसकी तो कोई संसार में मान्यता नहीं है। तो जिस परिभाषा की संसार में मान्यता है उस मान्यता के हिसाब से ये सब अभी राष्ट्र बनने जा रहे हैं, अभी राष्ट्र बने नहीं हैं अभी। इसलिए वो अमेरिका को कहते हैं मेल्टिंग पोर्ट है, तो अभी मेल्ट हुआ नहीं सब कुछ, मेल्टिंग पोर्ट पे तो है। और इसलिए वहां पर अभी जो गोरे लोग हैं वो ये कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अमेरिका की राष्ट्रीयता हम गोरे लोगों की राष्ट्रीयता है, जबकि वहां पर अब जो कलर्ड और ब्लैक लोग हैं उनकी भी उतनी ही महत्वपूर्ण उपस्थिति है और उनका एग्जैक्टली क्या होगा और कैसे होगा। और अभी तो आपको मालूम है कि बहुत तनाव है अमेरिका में इस कारण से। तो द्वितीय महायुद्ध के बाद अस्तित्व में आए सभी राष्ट्र सामान्यतया कृत्रिम अवस्था में है और इस कारण से इन सभी जगहों पर तनाव है। ये कहाँ ठीक होगा कहना मुश्किल है, पर मेरी ये आस्था है कि सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का बोध जब मानवता को होगा तभी उसमें शांति आ पाएगी। जी नमस्कार, मैं Thank you, अमित महेश। गुप्ता बात कर रहा हूँ जी। जी, आप अमित जी आज्ञा कहिए। दें तो मैं अपने प्रश्न पूछ लूं? जी अमित जी कहिए। जी, तो मेरे दो समझने की जिज्ञासाएं हैं। एक तो अभी आपने चर्चा करने में आपने विषय रखा कि ये विखंडित तो हुआ भारत, लेकिन ब्रह्मदेश से और आगे तक का क्षेत्र, इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाओं तक का राष्ट्र ये एक रहे लेकिन देश अलग अलग हों, क्या ये ठीक है? एक विषय। दूसरा, का जो रशिया का आपने अभी अपनी चर्चा में उदाहरण रखा, रशिया यानी यूएसएसआर और उसका भी बाद में जो विघटन हुआ 10-12 देश जो भी बने, तो क्या हम उसको भी राष्ट्र माने और कई देश माने, मतलब एक राष्ट्र और एक से ज्यादा देश, क्या ये ठीक है समझना? धन्यवाद। सभी मानवीय समुदाय राष्ट्र संज्ञा के योग्य हो गए हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। भारत ने राष्ट्र संज्ञा बहुत शताब्दियों तपस्या के बाद प्राप्त की है। अभी तो उनके जीवन बिल्कुल थोड़े से शताब्दियों के हैं और इसलिए जिसको रूस कहते हैं वह तो बहुत छोटी इकाई है। सोवियत संघ बड़ी इकाई था, तो वह बड़ी इकाई एक प्रकार का साम्राज्य था, वो राष्ट्र नहीं था। आज का रूस भी साम्राज्य ही है, कोई राष्ट्र नहीं है। और इसलिए एक संपूर्ण विश्व का प्रॉपर एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे होने की आवश्यकता है। अब आप देखिए, तुर्की में, ईरान में, इराक में, सीरिया में कुर्द जाति है, कुर्द। अब यह ऑल कुर्द आर वन पीपल, पर वो सीरिया में भी है, अरब में भी है, इराक में भी है, तुर्किस्तान में भी है। इन बेचारों को बांट नहीं रखा क्या? अफ्रीकन जो आज की जो अफ्रीकन नेशनल स्टेट है, वो नेशनल स्टेट अफ्रीका की है ही नहीं। वो तो स्पेनिश कॉलोनी है, फ्रेंच कॉलोनी है, पुर्तगीज कॉलोनी है। कॉलोनीज थी, वो कॉलोनी के मास्टर चले गए, सीमाएं छोड़ गए, सेनाएं छोड़ गए, वो लड़ रहे हैं वहां पर लोग। तो अब उन सबको राष्ट्र राज्य ही कहते हैं।
पर वे किसी भी अर्थ में राष्ट्र नहीं है। हाँ, राज्य तो कैसे भी हो सकता है, तो राज्य तो है। तो इसमें जो भारत के संदर्भ में राष्ट्र संज्ञा भारत और चीन, ये दो बड़ी राष्ट्रीयताएं हैं। ये जब मिलती हैं तो हिंद चीन पैदा होता है। अरब और भारत बड़ी राष्ट्रीयताएं हैं। ये जब मिलती है तो ईरान पैदा होता है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयताओं की सीमाएं शार्प रेखाएं नहीं होती। वो दो पानी में जैसे दो रंग मिलते हैं, पानी में दो रंग मिलते हैं तो तीसरा रंग पैदा होता है। तो भारत और चीन जहां मिलते हैं वहां हिंद चीन तिब्बत पैदा होता है। भारत और अरब जहां मिलते हैं वहां आर्यन ईरान पैदा होता है। तो इसलिए भू सांस्कृतिक राष्ट्रीयताओं का मानचित्र राष्ट्र राज्यों के मानचित्र के हिसाब से नहीं होगा। इसलिए आप देखेंगे हमारे जो पुराने नक्शे हैं उसमें उत्तर भारत की सीमाएं नहीं डालते हम लोग, केवल नाम लिखते हैं, ये हिमालय है, ये कैलाश है, ये गांधार है, ये नाम लिखते हैं। शार्प सीमा ऐसा नहीं हो सकता कि इस सीमा के 1 इंच इधर तो संस्कृति यह है और 1 इंच उधर संस्कृति वो है। संस्कृति की शार्प लाइनें नहीं होती। संस्कृति की लाइनें जो होती है वो पानी में रंग मिलने जैसी होती है। तो ऐसी राष्ट्रीयताओं का जागरण जब दुनिया में हो जाएगा तब ये धरती माता कुटुंब नजर आएगी। अभी तो ये युद्ध का मैदान है, क्योंकि हर सीमा पर सेना तैनात है। तो युद्ध का मैदान बनी हुई है धरती माता। ये धरती माता अपने संतानों को माँ जैसी कैसी लगे, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कई पीढ़ियों को। एक सूचना ही बता रहा था मैं। भाई साहब ने अभी एक बहुत अद्भुत बात कही कि जब अरब सभ्यता मिलती है, अरब मिलते हैं और जब भारतीय मिलते हैं तो ईरान पैदा होता है। तो केवल एक सूचना है, आप सबके पास होगी, लेकिन फिर भी बताने का लोभ संवरण मैं कर नहीं पा रहा तो बता रहा हूँ। बीकानेर में हमारे एक समुदाय है जिसे हम लोग शाकद्वीपीय ब्राह्मण बोलते हैं, और उनमें ये बहुत बड़ी मान्यता है कि वो ईरान से विस्थापित होके ही भारत आए हुए हैं, क्योंकि ईरान जो है वो कुल मिला के एक रेगिस्तानी इलाका था। रेगिस्तानी इलाके में एक जजीरा जैसे होता है, छोटा सा कोई एक स्थान है जहाँ छोटी मोटी हरियाली है, और वो जो शाकद्वीप उन्होंने नाम दिया कि वो जहाँ हम कहीं रहते थे ऐसे शाकद्वीपों वाली जो भूमि थी, तो वहां से हम आके भारत आए हुए हैं। तो शाकद्वीपीय नाम से ही आज उनको आज भी जानते हैं, आप सब लोग जानते होंगे, फिर भी मैं निवेदन कर दिया। ठीक है, ये सूचना है तो प्रश्न सूचना है भाई साहब, मैंने पहले ही निवेदन किया था। हाँ, ठीक। मैं आपको सुनकर भाई साहब बहुत अच्छा लगा, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। रंजीत जी एक टिप्पणी करना चाहूंगा। हाँ जी भाई साहब करिए, इंदुशेखर जी। हाँ महेश जी भाई साहब प्रणाम। एक प्रश्न नहीं, एक टिप्पणी है। राष्ट्र और राज्य के अंतर को समझने के लिए महेश जी पिछले 3 दशकों से एक बहुत प्रसिद्ध और बहुत रोचक उदाहरण देते हैं। हम में से अनेक लोगों को ध्यान में होगा, लेकिन वो उदाहरण बहुत सटीक है। और वह उदाहरण जब भी हम राष्ट्र और राज्य का अंतर करते हैं तो वो हर बार याद आता है, ध्यान आता है कि एक व्यक्ति का जब जन्म हुआ तो उसके राष्ट्र का कोई और नाम, जब उसका विवाह हुआ तो उसके राष्ट्र का कोई और नाम हो गया, जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके राष्ट्र का कोई और नाम हो गया। व्यक्ति का घर नहीं बदला, उसकी गली मोहल्ला नहीं बदला, गांव नहीं बदला, उसका स्थान नहीं बदला, लेकिन राष्ट्र उसके जीवन में 3-3 बार बदल गया। तो राष्ट्र क्या इतनी कृत्रिम चीज है कि सन 1946 में किसी का ढाका में जन्म हुआ, उस समय उसके राष्ट्र का नाम इंडिया था, नेशन भारत था। जब 1971 से पहले जब उसका विवाह हुआ तो उसके राष्ट्र का नाम पूर्वी पाकिस्तान हो गया, और सन 71 के बाद कभी उसकी मृत्यु हुई तब उसके राष्ट्र का नाम बांग्लादेश हो गया। तो ये उदाहरण इतना सटीक और इतना प्रभावी है कि राष्ट्र और राज्य के अंतर को, आधुनिक राष्ट्र के अंतर को समझा देता है। इसलिए मुझे ये ध्यान में आया। मैं स्वयं भी इसको अनेक बार भाई साहब के माध्यम से कोट करता हूँ। सबसे
सार्थक और सटीक उदाहरण ये मुझे लगता है, ये याद धन्यवाद दिलाने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत हाँ धन्यवाद महेश, चंद्रशेखर जी। हाँ महेश जी प्रणाम। जी मान्यवर, नमस्कार। हाँ महेश जी, मैं सीए विजेंद्र कौशिक बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए विजेंद्र जी। मैं सुना, बहुत ही रोचक आपका व्याख्यान था और बहुत ही स्पष्ट धन्यवाद। भी था। और अब भारत में जो माइनॉरिटीज हैं, विशेषकर जो मुसलमान और अपने जो ईसाई हैं, उनमें उनमें एक बहुत कौतूहल है कि हमारा जो वर्तमान शासन व्यवस्था है, ये कह रहे हैं भी हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र उनका है, हिंदू राष्ट्र तो है जैसे आपने ये बताया, परंतु उनके दिमाग में ये भर गया है कि अब हिंदू राष्ट्र इसको बनाएंगे। और उनको ये भी मालूम नहीं कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा क्या है। उनको ये जो आज आपने व्याख्यान दिया है, इसके बारे में उनको थोड़ा सा भी भान नहीं है इसका, बिल्कुल भी। तो वो इस बात से बहुत डरे हुए हैं कि भाई ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हमारा क्या होगा। तो इस जो कौतूहल का समाधान या उन तक इस बात को कैसे पहुंचाया जाए या इसको स्पष्ट कैसे किया जाए उनके दिमाग में। वीरेंद्र जी, ये मेहनत का काम है जी। देखिए, हमारी जो बॉडी, शरीर का रक्त प्रवाह है ना, जी जी किसी अंग में खून जाना बंद हो जाए किसी कारण से, जी जी तो डॉक्टर क्या करता है? जी जी आके सर्जरी करता है, वो दूसरी नाली खोल देता है। जी हाँ। तो जहां जहां हमारे सांस्कृतिक रक्त का प्रवाह रुक गया है, वहां वहां हार्ट का ऑपरेशन करके कोई नई नाली लगानी पड़ेगी और रक्त सब जगह पहुंचे, इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। मेहनत का काम है, कहने से नहीं होगा, करने से होगा। भाई साहब नमस्कार, क्या एक प्रश्न रख सकता हूँ? हाँ बोलो भाई। हाँ, डॉक्टर प्रभात शर्मा बोल रहा हूँ। एक हाँ, बार प्रभात तो जी। पुनः तीनों जो राष्ट्र के अंग बताए वो पुनः सुनना चाह रहा हूँ। दूसरा प्रश्न है कि आज के पाठ्यक्रम में स्कूल से लेके विश्वविद्यालय तक राष्ट्रीयता की इस तरह की अवधारणा सुनने में और पढ़ने में नहीं आती, केवल चिंतन से ही आ पाती। तो नई पीढ़ी को भी इसकी जानकारी रहे, भान रहे, ज्ञान रहे, ऐसा प्रयास अगर हो, मुझे लगता है समाज के लिए ज्यादा सार्थक हो पाएगा। तो पहले तो 3 शब्द जो बोले आपने, वो है दीनदयाल जी का वाक्य है, वो भू जन और संस्कृति के संघात से राष्ट्र उत्पन्न होते हैं। भू जन और संस्कृति के संघात से राष्ट्र उत्पन्न होते हैं। और दूसरी बात यह है कि पाठ्यक्रम तो अंग्रेजों का पढ़ाया हुआ है। हमारा पढ़ाया हुआ आचार्य जब हम वहां भेजेंगे तो वो पढ़ाएगा वैसा वो। तो हम अंग्रेजों की तुलना में ज्यादा ताकतवर आचार्य पैदा करने की कुछ क्षमता उत्पन्न करें तो यह हो जाएगा। नई पीढ़ी तक बातें तो हमें ही पहुंचानी है ना, दूसरा कौन आएगा? भाई साहब ये कार्यक्रम का एक प्रश्न था डॉक्टर साहब। हाँ भाई साहब नमस्कार जी। भाई साहब, अब जो विश्व स्तर पर पॉपुलेशन का मूवमेंट बढ़ा है, जैसे हम देख रहे हैं कि भारत के अनेक लोग विभिन्न देशों में, अमेरिका में, कनाडा में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में बस रहे हैं। वहाँ उनकी अपनी संस्कृति लेके जा रहे हैं, धर्म की स्थापना हो रही है, मंदिर बन रहे हैं। तो आपने जो बात कही कि भू जन और संस्कृति, तो जन भी है, संस्कृति भी है, तो क्या हम उन्हें भारतीय राष्ट्र का भाग मान सकते हैं? क्योंकि वो भू से तो नहीं जुड़े हैं, अब वहां बस गए हैं। ये एक प्रश्न था। ऐसा है कि ये सारे सवाल खड़े होते हैं कि आज की सभ्यता ने नेशन स्टेट में एक कॉन्सेप्ट दिया है, सिटीजनशिप, नागरिकता। सिटीजनशिप का राष्ट्रीयता से सीधा संबंध नहीं है।
एक राष्ट्रीयता को मानने वाले बहुत राष्ट्रों में रह सकते हैं और बहुत राष्ट्रीयता को मानने वाले एक राष्ट्र में आके रह सकते हैं। मानव के संचरण तो राष्ट्र राज्य की सीमाओं की सेनाओं और पासपोर्ट वीजा की व्यवस्था ने रोका है। जब पासपोर्ट वीजा की व्यवस्था नहीं थी, जब सीमाओं पर सेनाएं नहीं थी, तब लोग घूमते नहीं थे क्या? और इसलिए ये समस्या नेशन स्टेट ने पैदा की है, ये समस्या फॉर्मल सिटीजनशिप ने पैदा की है। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की समस्या भी नेशन स्टेट ने पैदा की है। और इसलिए नेशन स्टेट के द्वारा उत्पन्न समस्याओं को यदि ठीक से अध्ययन किया जाए तो आदमी ठीक सोचेगा कि यह नेशन स्टेट की अवधारणा को जाना चाहिए। नेशन स्टेट की अवधारणा ने मानवता का बहुत नुकसान किया है और वो करती ही जा रही है। और इसके लिए उचित प्रकार की समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक और भौगोलिक स्थितियों के अध्ययन की आवश्यकता है। इसमें 5-7 पीढ़ियों का काम है, वो यदि करेंगे तो यह होगा, नहीं तो ये समस्याएं होती रहेंगी वैसे ही। कुछ बातें ऐसी होती है कि मानने की जरूरत नहीं होती है, वो होती है। जैसे कोई यहूदी भारत में आके रहता है, वो भारत भक्त है, भारत का भला चाहता है, भारत के साथ भी काम करता है, पर वो यहूदी है, तो उसकी भावनात्मक लगाव इजराइल के साथ है और इजराइल की जब विजय होती है तो वो खुश होता है। तो इजराइल की विजय के खुश होने से किसी भारतीय को शिकायत हो जाएगी तो क्या होगा? तो ये भारतीय का भोलापन होगा और क्या होगा? तो इसलिए दुनिया में कोई व्यक्ति कहीं भी रहता हो, उसे अपनी पहचान को बनाए रखने की स्थितियां सब जगह होनी चाहिए। भारतवर्ष में पारसी रहते हैं, भारतवर्ष में आके यहूदी रहे, तो भारत ने तो कभी किसी की पहचान को छीना नहीं, उनकी उपासना पद्धति को छीना नहीं, उनके महापुरुषों को छीना नहीं। तो भारत के राष्ट्रीयत्व ने भूतकाल में जिस तरह से विदेश से व्यवहार किया, वही व्यवहार संपूर्ण मानवता को संपूर्ण देशों में करना चाहिए।